हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी का काउंसलिंग का रिलेटेड में। तो एमएससी के काउंसलिंग किस तरह चल रहा है और कहां तक पुगा है और पेइंग में कितने तक की सीट की रैंक की बच्चे सीट ले सकता है नेपाल में, एमबीबीएस इन नेपाल में। अगर कोई बच्चे का एमबीबीएस इन नेपाल नहीं होता है तो वो बच्चे कहां पर अप्लाई कर रहा है और क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा कर इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो मेजर हमारा जो टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, वो टॉपिक करने का मतलब मैचिंग प्रोसेस के रिलेटेड होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से मैंने सुना कि अगर कोई बच्चा मैचिंग में हिस्सा लेता है तो उसे एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा और एनओसी नहीं मिलेगा बाद में। ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, मैं इसमें क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ थोड़ा। मेरी तरफ से जो ओपिनियन है और जो रियल चीज़ें हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई बच्चा मैचिंग में हिस्सा लेते ही उसको एलिजिबिलिटी मिले नहीं मिलेगा, इसका ये सरासर गलत है। और इसका प्रूफ इसमें भी आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई बच्चा मैचिंग में हिस्सा लेता है और वो एडमिशन करा लेगा नेपाल में, उसके बाद उसको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा या एनओसी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई बच्चा मैचिंग में हिस्सा लेता है और उसको कॉलेज ही ना मिले, उसका एडमिशन ही ना हो, तो वो भी उसको एलिजिबिलिटी और एनओसी नहीं मिलेगा। तो ये तो जाहिर सी बात हो गई, जब आप एडमिशन करा लोगे और आप कॉलेज में पढ़ने चल जाओगे तो आपको एलिजिबिलिटी और एनओसी क्यों चाहिए और क्यों देगा आपको एमएससी। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप एडमिशन करा लोगे मैचिंग में हिस्सा लेकर तो आपको एनओसी और एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मैचिंग में हिस्सा लेते हो और आपका सीट नहीं मिलता है, आपको सीट नहीं मिलता है नेपाल में, तो फिर आपको एलिजिबिलिटी भी मिलेगा और एनओसी भी मिलेगा, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाना चाह रहे हो। एक और पॉइंट जो कंफ्यूजिंग है वो ये है, स्टूडेंट का कहना है कि सर जो बच्चे इसमें लिखा है, जो बच्चे बाहर एलिजिबिलिटी ले लिया है और एनओसी ले लिया, उसको मैचिंग में हिस्सा नहीं लेने को मिलेगा। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर एलिजिबिलिटी ले लेता है और एनओसी ले लेता है, वो कंफर्म है वो बाहर जाना चाह रहा है पढ़ने, तो उसको मैचिंग में क्यों हिस्सा दिया जाए, उसे क्यों कॉलेज अलॉट किया जाए। उसको कॉलेज अलॉट करने का मतलब ये हो गई कि ऐसे आदमी को खाना परोसा जा रहा है जो कि खाने के लिए सही हालत में नहीं है, वो खा ही नहीं सकता है, वो खाए नहीं करेगा, तो उसे क्यों खाना परोसा जाए, वो खाना व्यर्थ है ना। इसीलिए एमएससी ने ये साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर कितने में काफ़ी जगहों पर यह मेंशन किया गया है। आप छात्रवृत्ति के पॉइंट नंबर 3 पढ़ सकते हो। उसी तरह से पेइंग का पॉइंट नंबर, आप सशुल्क का पॉइंट नंबर 2 पढ़ सकते हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई बच्चा एलिजिबिलिटी और एनओसी ले लिया है, उससे काउंसलिंग में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये साफ साफ है और बिल्कुल सही पॉइंट है। अब आते हैं हम लोग इसके अलावा दूसरे पर। देखिए बांग्लादेश का जो स्कॉलरशिप सीटें थी उसमें रिजल्ट भी आ गया, बच्चे को रिपोर्ट करना था जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्थ साइंसेस है उसमें, तो बच्चे ने रिपोर्ट भी किया और उन लोग का वेरीफाई भी हो गया। तो बांग्लादेश का स्कॉलरशिप का ऑलमोस्ट जो गेम था वो ओवर हो गया। और लेकिन बांग्लादेश में अगर कोई बच्चा पेइंग में पढ़ना चाह रहा है तो अभी भी बांग्लादेश का फॉर्म 16 तारीख तक है और संडे तक है, तो बच्चा अप्लाई कर सकता है बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश भी आप ट्राई कर लीजिए अगर पेइंग में पढ़ने की आपकी रैंक काफ़ी पीछे है तो। उसी तरह से स्कॉलरशिप की जो फर्स्ट राउंड की मैचिंग थी, फर्स्ट राउंड बोला जाए, काउंसलिंग बोलते हैं, फर्स्ट मैचिंग बोल सकते हैं, तो उस मैचिंग का रिजल्ट भी आ गया था और स्कॉलरशिप में बच्चे को बोला गया था कि आप एडमिशन ले लें। तो इसमें जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे को डिफरेंट सारे प्रोग्राम में स्कॉलरशिप मिल गया। तो इसमें बच्चे जो कंफ्यूज हुए वो क्या चीज़ लेकर कंफ्यूज हुए, बच्चे ने कंफ्यूजन क्या खड़ा किया कि मैं अब एक्सेप्ट करूँ कि विड्रॉ करूँ कि इसमें क्या करूँ।
ड्रॉप करूँ। तो इसमें देखिए इस साल की जो काउंसलिंग थी उसमें कुछ भी नहीं है ऑप्शन, आप विथड्रॉ एक्सेप्ट कुछ भी इस तरह की ऑप्शन नहीं है। तो आपको कुछ भी नहीं करना था। अगर आप किसी भी प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में आप पढ़ना चाह रहे हो उस प्रोग्राम में जाकर आप फाइनली एडमिशन ले लीजिए। अगर उस प्रोग्राम में आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो या जो कॉलेजेस आप अलॉट हुआ है उस प्रोग्राम में उस कॉलेजेस में नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप आराम से शांत रहो, आपका रीमैचिंग होगा। अगर उससे आपकी हायर प्रायोरिटी के कॉलेजेस में सीट खाली है तो आपको हायर प्रायोरिटी के कॉलेजेस में सीट मिलेगा। जैसे कि कोई बच्चा 5वें नंबर की कॉलेजेस रखा था प्रेफरेंस में अपना और उसके 5वें नंबर पाँच टोटल 10 कॉलेजेस रखा है और 5वें नंबर की उसको कॉलेजेस मिला है अपने उसके प्रेफरेंस अनुसार से, लेकिन वो चाह रहा है कि मुझे चौथे या तीसरे या दूसरे या 1वें नंबर में मिलेगा तभी पढ़ूंगा, स्कॉलरशिप हो या पेइंग हो। तो मैं कहूँगा कि उस बच्चे को क्या होगा कि वहाँ पर अब आगे के चौथे या तीसरे में सीटें खाली होगी तो मिल सकता है। अगर तीसरे या चौथे में खाली नहीं होता है तो उसको, या दूसरे या 1वें में खाली नहीं होता है, मीन्स अपर देन 5 में अबव 5 नहीं खाली होता है तो उसको सीटें नहीं मिलेगा। तो उस तरह की रिक्स है, रिक्स जोन है, अगर उनको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो मैं कहूँगा स्कॉलरशिप में जो बच्चे को जहाँ मिला था वो उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा और इसका स्कॉलरशिप का फर्स्ट राउंड का जो था वो बंद भी हो गया है स्कॉलरशिप। और इसमें मैं बता दूं कि जो बहुत ही सारे पहले स्कॉलरशिप की नोटिस आने से पहले स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रायोरिटी ऑर्डर सारे को लिए ओपन हुआ था, निफ्लिज प्लस फॉरेन सारे के लिए ओपन हुआ था प्रायोरिटी ऑर्डर। और बहुत सारे बच्चे जो थे वो प्रायोरिटी ऑर्डर ही सेट नहीं कर पाए, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन लोग का बहुत सारी दिकदारी हुई। आपको पता नहीं होगा कि जो कितने ने नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग का काम ही यही है तो हम लोग देख रहे हैं काफ़ी बच्चे ने नहीं कर पाए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो सेलेक्ट किए होंगे और आशा करते हैं। और आने वाले जो नोटिस है इस तरह से PDF का प्रिंट आउट करा कर भी रख सकते हैं ये नोटिस को, और आप अपने जो डेट है उसे कम से कम हाईलाइट कर लीजिए कि अगर पेइंग में है तो पेइंग का कब आने वाला है, क्या चीज़ है, और उससे नोटिस जो MSc का है वो एक एक नोटिस आप देखते रहें। उस तरह से आते हैं स्कॉलरशिप वाले का एडमिशन जो फर्स्ट राउंड आई उसके अप्रैल 6 को आई, जिसमें बांग्लादेश के लिए भी इंक्लूड था और इसमें एडमिशन नोटिस भी था। तो आपको कहने का मतलब कि इसमें ओपन एडमिशन जो हुआ 28 से हुआ, चैत 27 से ओपन हाउस मैचिंग का रिजल्ट आया चैत को। ये फॉरेन का है, फॉरेन का है। फॉरेन में भी आपको आ जाते हैं, फॉरेन का जो बच्चे एग्ज़ाम बेसिस पर था उन लोग का एडमिशन चल रहा है और एडमिशन शुरू है। तो जो बच्चा यहाँ पर था फॉरेन में अप्रैल 10 का उन लोग का मैचिंग हुआ और टोटल 29 बच्चे ने MBBS प्रोग्राम में इनरोल हुआ है, जिसमें से BP और IIM हाईएस्ट है। बाकी कॉलेजेस में एक जिसमें KVS में 1 है, KMC में है, लुम्बिनी में है, मणिपाल में 3 है। इस तरह से बच्चे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो टोटल, लेकिन इसमें आपको ये सोचना नहीं है कि जो टोटल 29 ही बच्चे आएगा MBBS में फॉरेन कैटेगरी में। टोटल जो बच्चे आएंगे फॉरेन कैटेगरी में MBBS में वो 300 से 400 हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है 300 के करीब में बच्चे आएंगे। तो ये रहा। और जो फॉरेन का जो है उसका एडमिशन क्लोज अप्रैल 18 को हो रहा है जो एग्ज़ाम बेसिस पर है, लेकिन फिर 24 को काउंसलिंग है जो नीट के बेसिस पर है। तो अब आते हैं जो स्कॉलरशिप का एडमिशन था, स्कॉलरशिप का जो एडमिशन था वो 23 से चालू हुआ था, चैत 23 से, और आपका चैत 30 को बंद हो गया, मीन्स अभी बंद है। आज हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज करने का मतलब कि बैसाख 1 है और हैप्पी न्यू ईयर। और जो फिर फर्स्ट इसका रीमैचिंग आएगा वो करने का मतलब बैसाख 5 का आएगा जो स्कॉलरशिप का होगा। उसके बाद आपको फिर करने का मतलब इसका एडमिशन बैसाख 6 से होगा बैसाख 10 तक, और सेकेंड मैचिंग जो होगा स्कॉलरशिप के लिए होगा बैसाख 14 को होगा। और फिर इसका करने का मतलब लास्ट डेट एडमिशन का रहेगा बैसाख 19 तक रहेगा। उसी तरह से सेकेंड रीमैचिंग जो आएगा स्कॉलरशिप के लिए वो करने का मतलब बैसाख 21 को आएगा, और फिर करने का मतलब इसका एडमिशन क्लोज जो होगा आपका करने का मतलब बैसाख 26 को होगा। तो अभी तक जो बैसाख 26 तक जो चल रहा है वो कहने का मतलब सिर्फ स्कॉलरशिप एंड फॉरेन ही के लिए एडमिशन चल रहा है।
तो नेपाली का पेइंग का कब से स्टार्ट होगा? तो नेपाली जो पेइंग है आप बैसाख 31 गते नेपाली पेइंग के रिजल्ट आएगा, मीन्स बैसाख इंड में आएगा नेपाली का पेइंग का रिजल्ट, मैचिंग रिजल्ट जो है। तो इसमें अब जैसे कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि नेपाली बच्चे को कितने रैंक तक की कौन सी कॉलेजेस और सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कन्फ्यूजन में है। तो ये सारे जो खेल है वो कहने मतलब कि फॉरेन स्टूडेंट्स की सीट पर है। अगर फॉरेन कम लेता है यहाँ पर एडमिशन तो नेपलीज स्टूडेंट्स ज़्यादा रैंक तक जा सकता है। अगर फॉरेन ज़्यादा यहाँ पर एडमिशन लेता है तो नेपलीज का जो एडमिशन है वो थोड़ा सिमट जाएगा और कहने का मतलब कि कम रैंक तक ही बच्चे सीट मिल पाएगा उनको। तो इसमें मैं अगर अंदाज करूँ तो मेरे हिसाब से टोटल जो स्टूडेंट आएंगे फॉरेन में इस साल वो 300 के करीब आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 29 बच्चे जो यहाँ पर एग्ज़ाम के बेसिस पर लिया है और मैं गेस करता हूँ 2 से 70 के करीब में नीट के बेसिस पर लेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार इस हिसाब से भी छोड़ेगा क्योंकि नीट और यहाँ की काउंसलिंग ऑलमोस्ट वेरी क्लोज है। तो कहने का मतलब कि 1 मंथ की डिफरेंस पर चल रहा है। तो इसने के लिए इंडियन स्टूडेंट रिस्क लेगा और अपना नीट एग्ज़ाम में क्लियर करने की कोशिश करेगा। वही चीज़ आपको नीट के एग्ज़ाम के बेसिस में भी देखने को मिला। तो 300 बच्चे अगर आता है नेपाल में तो कितने रैंक तक की बच्चे को मिल सकता है? अगर 300 बच्चे आते हैं तो मेरे हिसाब से 4100 से 4200 की रैंक की बच्चे को सीटें नेपाल में मिल जाएगा एमबीबीएस में, पेइंग में। अगर ये कॉलेजेस तो मैं नहीं बोल सकता कि इसी कॉलेज में मिल जाएगा उसी कॉलेज में मिल जाएगा। अगर 300 से ऊपर जाते हैं बच्चे तो थोड़ा करने का मतलब कीजिए रैंक पीछे की तरफ खींचेगा बच्चे सबका। ये रहा मीन्स एक जनरलाइज्ड आइडिया, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने किया था, काफ़ी अप्रोच नियर टू थे। और ये डाटा मैं इस पे बेसिस पर भी कर रहा हूँ जबकि एमबीबीएस एंड बीडीएस की 2020 में जो एडमिशन हुई थी उसमें 4200 रैंक तक की बच्चे को हुआ था, और 2021 में जो हुआ था तो 4900 रैंक तक की हुआ था, लेकिन उसमें 5 स्ट्रीम का एग्जाम एक साथ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस साल भी मैं गेस करता हूँ तो 4000 के करीब में सीटें जाएगी रैंक तक, 4000 41 से 42 के इस तरह की रैंक में रहेगा। अब देखिए इसमें कोई भी पर्सन या कोई भी सिर्फ गेस से कर सकता है। एग्जैक्ट सिनारियो उसी दिन पता चलेगा जब आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की मीन्स फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कम से कम पेइंग का ख़त्म होगा या सारे जो ख़त्म होगा। उस तरह से टोटल जो सेकेंड राउंड ही तक है, थर्ड राउंड नहीं है पेइंग में, तो पेइंग में सेकेंड राउंड की जेठ 30 को सेकेंड राउंड की एडमिशन क्लोज होता है, और जो क्लासेस है एमबीबीएस की दिस ईयर की और दूसरा पैरामेडिकल फील्ड का सबका पैरामेडिकल का वो कहने का मतलब जेठ 32 से शुरू हो रहा है या आप 15 जून 2023 से शुरू हो रहा है क्लासेस। तो क्लासेस कमेंसमेंट इस तरह से है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ सीटें वैकेंट होती है तो वापस मैचिंग में नोटिस आएगा, वापस मैचिंग होगा। तो फाइनली मैंने ये सारी चीज़ें समराइज किया, सारी चीज़ें को आपको बताने की कोशिश किया, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस तरह की पीडीएफ जो है डेट वाला वो आप डाउनलोड कर ले और एमएससी की वेबसाइट पर से, और उसे प्रिंट आउट करा ले, या प्रिंट ना कराए ना तो जो चीज़ें आपकी हित में, अगर आप पेइंग में आपकी है तो पेइंग वाले चीज़ें को आप नोटिस आउट करें और पेइंग वाले को आपको उसमें करें, डेट को हाईलाइट करें या लिख ले कॉपी पर कहीं भी, और उसे आपको कंसीडर करता रहना है। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। और मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए आने वाले दिनों में मैं रैंक लिस्ट, कितने रैंक तक की कौन सी बच्चे ने किस कॉलेजेस में सीट ली है, इस सारे पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा बेहतरीन कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे।